कक्षा 10 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 8 लेखक एवं कवि परिचय का भाग 7 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। लेखक एवं कवि परिचय का फिर से एक और अलग पाठ दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं पहले नंबर 7 पे। सुभद्रा कुमारी चौहान। पहले मैंने नंबर 6 का बना करके वीडियो दे दिया, नंबर 6 तक का। अब नंबर 7 पे चल रहे हैं। इनका पहले जीवन परिचय ले लेते हैं। जन्म जो है सन 1904 में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ला में हुआ था। शिक्षा कहाँ से है? प्रयाग के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज, काशी के थियोसॉफिकल स्कूल में अध्ययन। प्रेरणा कहाँ से ली? 1921 में असहयोग आंदोलन में सहयोग, जेल की यातना सही, फिर वे लेखन कार्य में जुट गई। बचपन से काव्य के प्रति रुचि रही। मृत्यु सन 1948 में मोटर दुर्घटना में देहावसान हुआ। रचनाएं क्या क्या है? नंबर 1 है काव्य संग्रह मुकुल त्रिधारा। नंबर 2 है कहानी संग्रह बिखरे मोती उन्मादनी सीधे साधे चित्र। नंबर 3 पे है बालोपयोगी रचना सभा का खेल। काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1 पे है नारी भावना का चित्रण किया गया है। सहजता, सरलता और हृदय स्पर्शता का समावेश है। नंबर 2 है राष्ट्रीयता की भावना, बलिदान की भावना, झांसी की रानी इन्होंने लिखी है। नंबर 3 है मातृत्व चित्रण यानी वात्सल्य भाव को दिखाया गया। माँ वो कहकर बुला रही, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लिए, कुछ मुंह में कुछ हाथ में मुझे खिलाने आई थी। चौथा है पवित्र श्रृंगार शुद्ध प्रेम को महत्व सांस्कृतिक भावना। नंबर 5 है गृहस्थ प्रेम की महत्ता। नंबर 6 है सत्यता और स्वाभाविकता का फुट इसमें दिखता है। भाषा शैली की भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 है सुभद्रा जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। नंबर 2 है इनकी शैली सीधी सादी और व्यवहारिक है, सहज सरल स्वाभाविक है। नंबर 3 है भाषा और शैली जन साधारण के अनुकूल है, प्रसाद माधुर्य एवं ओज गुण है। नंबर 4 है भाषा सरल सरस और सुबोध है। नंबर 5 है रस वात्सल्य वीर श्रृंगार रस की प्रधानता। नंबर 6 है छंद मात्रिक एवं वार्णिक तुकांत छंद प्रयोग। और अलंकार देखते हैं कौन सा? नंबर 1 है इनके काव्य में अलंकारों का अभाव है। नंबर 2 अनुप्रास रूपक उपमा उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान की बात कर लेते हैं। सुभद्रा जी के काव्य में पारिवारिक अनुभूति आशावादिता का संदेश होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की कवित्रियों में अधिक लोकप्रियता मिली। आपकी कविताएं राष्ट्रीय जागरण में सहायक हुई, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। केंद्रीय भाव की भी बात कर लेते हैं। अपना अपना काम करने का ढंग अलग होता है। उपासक और उपासना पद्धति भी अलग अलग ढंग से होती है। ठुकरा दो या प्यार करो कविता में सुभद्रा जी ने देव और उपासक के मध्य किस प्रकार की भक्ति हो सकती है इसका वर्णन किया है। उपासना के कई ढंगों का चित्रण भी प्रस्तुत कविता में किया गया है। अगला नंबर आता है नंबर 8 श्री नागार्जुन। जीवन परिचय ले लेते हैं। प्रयोगवादी कविता के सशक्त हस्ताक्षर कविवर नागार्जुन का जन्म बिहार के सतलखा ग्राम में सन 1911 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। आप सन 1936 में लंका गए और वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर 1938 में वापस स्वदेश लौट आए। इन्हें एक जगह स्थायी रूप से रहने का अवसर ही नहीं मिला। हिंदी में इन्हें घुमक्कड़ कवि के नाम से जाना जाता है। इन्हें मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। रचनाएं देख लेते हैं तो युगधार है प्यासी पथराई आंख, सतरंगे पंखों वाली और भस्मा अंकुर है, नावतुरिया, डाक मोचन, वरुण के बेटे आदि इनके काव्य संग्रह है। भाव पक्ष देख लेते हैं जरा। इन्होंने हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी। कृषक जीवन की पीड़ा को इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया।
इनका काव्य मुख्यतः मानव संघर्ष और लोक जीवन के अटूट विश्वासों का काव्य है, इसलिए उसमें कहीं भी निराशावादी दृष्टिकोण नहीं दिखाई देता है। कला पक्ष नागार्जुन के काव्य का भाव पक्ष जितना पुष्ट है, उतना ही उनका कला पक्ष भी सशक्त है। मुक्त छंद से लेकर अनेक छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। उनकी भाषा अभिधा प्रधान, प्रसाद गुण युक्त, संस्कृत निष्ठ और बोलचाल की है। अपनी रचनाओं में हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत उर्दू का सहज समन्वय मिलता है। जैसे दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली, परत लगी पड़ने झिंगुर की सहनाई पर, वृक्ष वनस्पतियों की ठंडी शाखाओं में घेर घेर टहनी टहनी का लगा दहकने। इनके काव्य में बिंब तथा प्रतीक योजना दृष्टव्य है। साहित्य में स्थान की भी बात कर लेते हैं। आधुनिक कवियों में नागार्जुन का स्थान अद्वितीय है। आप किसी वाद या खेमे के साहित्यकार न होकर कबीर और निराला की परंपरा के कवि हैं। आपको नई कविता का पुराना कवि कहा जाता है। चलिए, नंबर 9 आता है श्री दादू दयाल। यद्यपि ये सिद्धांत दृष्टि से दादू दयाल के मार्ग के अनुयायी हैं, ये कबीर मार्ग के अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथ लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद हैं। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथ लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर की वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक अजमेर में रहे। वहां के मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नारायणा में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहां से 3-4 कोस पर भारने की पहाड़ी है, वहां भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और वहां दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं और निर्गुण पंक्तियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक मानते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। उन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का यह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणता आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों से हो सकता है। तो घीव दूध में जमी रहया, व्यापक सब ही ठौर, दादू बकता बहुत है, माथी काढ़े ते और। यह मसीत यह देहरा, सदगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाई। नंबर 10 पे आते हैं हरिशंकर परसाई जी।
संक्षिप्त जीवनी पर चयन कर ले रहे हैं। आधुनिक युग के सशक्त व्यंगकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश की साहित्यिक विभूति हैं। इस विभूति का आगमन संसार में 22 अगस्त 1924 को जमानी गांव में हुआ। यह गांव इटारसी के पास है। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन करने के बाद आप नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन में रत हो गए। आप जबलपुर से निकलने वाली वसुधा नामक पत्रिका के संपादक रहे। आपका स्वास्थ्य यदि भी बहुत खराब हो गया था, किंतु आप अभी स्वस्थ हैं तथा अनवरत रूप से साहित्य सेवा कर रहे हैं। आपको उच्च अध्ययन हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई है। रचनाएं देख लेते हैं। आपकी प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तकें निबंध संग्रह नंबर 1 है तब की बात और थी, नंबर 2 भूत के पांव पीछे, नंबर 3 बेईमानी की परत, नंबर 4 है पगडंडियों का जमाना, नंबर 5 है सदाचार का ताबीज और नंबर 6 है शिकायत मुझे भी है, नंबर 7 है और अंत में। उपन्यास भी देख लेते हैं। नंबर 1 है रानी नागफनी की कहानी, नंबर 2 तट की खोज और कहानी संग्रह है, नंबर 1 हंसते हैं रोते हैं, नंबर 2 है जैसे उनके दिन फिरे आदि। विषय वस्तु की भी कुछ बात कर लेते हैं। परसाई जी मुख्यतः व्यंगकार हैं। उनके निबंध के विषय चाहे सामाजिक हों या राजनीतिक, सब में व्यंग समाया रहता है। व्यंग के पीछे सुधार की भावना छिपी रहती है। आते हुए परसाई जी ने व्यक्ति, समाज व सरकार की कमजोरियों पर करारा व्यंग किया है। कबीर की तरह उन्होंने समाज की कमजोरियों पर तीखा व्यंग किया है। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यंग लिखने में परसाई जी अत्यंत कुशल हैं। निंदा रस व्यंग की दृष्टि से उनकी अत्यंत सफलता रचना है। इनके तीखे व्यंग का उदाहरण देखें, जरा उदाहरण भी देख लेते हैं क्या है। तो यह है निंदा की ऐसी महिमा, 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निग्न देखिए और तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से, तो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों किसी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता निमग्न भक्तों में दुर्लभ है। भाषा शैली बात कर लेते हैं। परसाई जी की भाषा सरल पर धारदार है। उनके शब्द शब्द में व्यंग के तेवर है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता नहीं, न आग्रह है। उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग धैर्य से किया गया है। यथा उर्दू शब्द सुबह, कमबख्त, आदतन आदि, अंग्रेजी कैटलॉग, मशीन, मिशनरी। शैली की भी बात करते हैं। परसाई जी की शैली वैज्ञानिक है। इनके साथ ही विवेचनात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान की बात कर लेते हैं। परसाई जी हिंदी के सशक्त व्यंगकार हैं। आधुनिक व्यंगकारों में इनका नाम शीर्ष स्थान पर लिखा जा सकता है। अभी इनकी लेखनी थकी नहीं है। हिंदी को इनसे बड़ी आशाएं हैं। अगला नाम आता है नंबर 11 पे श्री रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, इनका जन्म जो है 1908 में हुआ और मृत्यु सन 1974 में। संक्षिप्त जीवनी है इनकी। ओजस्वी काव्य का सृजन करने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया धार ग्राम में हुआ था। हिंदी की सेवाओं पर आपको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1974 में आपका स्वर्गवास हुआ। रचनाएं काव्य पहले लेते हैं। नंबर 1 रेणुका, हुंकार, रसवंती, कलिंग विजय, बापू, नीम के पत्ते, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, उर्वशी। नंबर 2 गद्य में देख लेते हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय। भाव पक्ष की भी बात करते हैं। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के कवि हैं। इन्होंने देश की राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों पर लेखनी चलाई। इनके विद्रोह स्वर ललकार व चुनौती के रूप में प्रस्फुटित होकर देश पर बलिदान होने की प्रेरणा देते हैं। इन्होंने समाज की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक असमानता के प्रति रोष प्रकट किया, जो प्रगतिवादी रचनाएं कहलाई। इन्होंने शोषण, उत्पीड़न, वर्ग विषमता की निर्भीकता से निंदा की है। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, छात्री जाग उठ आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे।
इनके काव्य में राष्ट्र प्रेम, विश्व प्रेम, प्रगतिवाद, भारतीय सभ्यता संस्कृति से प्रेम, युद्ध, शांति, आधुनिक काल का पतन, किसान मजदूर की दयनीय दशा, उच्च वर्ग की शोषण नीति तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सभी विषय का सजीव चित्रण है और समता असमानता के स्वप्न है। इन्होंने देश प्रेम के प्रोन्नत होकर कहा है, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए कुहां भागे प्रमाद। कला पक्ष भी देख लेते हैं। दिनकर जी राष्ट्रीय कवि हैं जो अतीत के सुख सपनों को देखकर उनसे उत्साह व प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वर्तमान में तरस व उनके प्रति विद्रोह की भावना जागृत करते हैं, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी उपाधियों से अलंकृत किया है। भाषा की बात कर लेते हैं जरा। भाषा शुद्ध संस्कृत तत्सम खड़ी बोली सम्मिलित है। शैली ओज एवं प्रसाद गुण युक्त है। नवीन प्रयोगों द्वारा व्यंजना शक्ति भी बढ़ाई है। छंद की भी बात करते हैं। रचनाओं में मुक्तक एवं प्रबंध दोनों प्रकार की शैलियों का योग है। अलंकार की बात करें तो काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान की भी बात कर लीजिए। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण दिनकर जी अत्यंत लोकप्रिय हुए। इन्हें भारतीय संस्कृति एवं इतिहास से अधिक लगाव था। राष्ट्रीय धरातल पर स्वतंत्रता की भावना का स्फुरण करने वाले कवियों में दिनकर जी का अपना विशिष्ट स्थान है। अगला नाम आता है श्री भगवत शरण उपाध्याय। पहले इनका संक्षिप्त जीवनी परिचय ले लेते हैं। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय निबंध के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इस निबंधकार का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सन 1910 में हुआ। ये संस्कृत साहित्य के कुशल अध्येता एवं पुरातत्ववेता हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध पत्रिका के संपादक भी रहे। बाद में पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। आप मध्य प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने कई बार विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति संबंधी व्याख्यान दिए हैं। आज भी उपाध्याय जी साहित्य सेवा में रत हैं। रचनाएं की बात करें तो उपाध्याय जी की 100 से अधिक रचनाएं हैं। इनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। नंबर 1 है विश्व साहित्य की रूपरेखा। नंबर 2 है साहित्य और कला। नंबर 3 है खून के छींटे और नंबर 4 है इतिहास के पन्नों पर। 5वां है कलकत्ता की पीकिंग। नंबर 6 सागर की लहरों पर और नंबर 7 कुछ फीचर कुछ एकांकी। नंबर 8 है इतिहास साक्षी है। नंबर 9 मंदिर और भवन। नंबर 10 है वीमेन इन ऋग्वेद। नंबर 11 है इंडिया इन कालिदास और नंबर 12 है कालिदास नमामि। भाव या विषय की बात कर लें तो उपाध्याय जी के निबंधों के विषय मुख्यतः भारतीय पुरातत्व एवं संस्कृत से संबंधित है। अपने प्राचीन गौरव की उद्घाटित किया है। खंडहरों, सिक्कों व इतिहास के प्रश्नों से महत्वपूर्ण अतीत को उठाकर इससे साहित्य का विषय बनाया है। उपाध्याय जी के निबंधों में विषय की एकांकता, विषय का वैविध्य, प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याकार होकर भी आपने गतानुगतिकता का आश्रय नहीं लिया। आपके निबंधों में पर्याप्त मौलिकता और स्वतंत्र चिंतन है। मैं मजदूर हूँ निबंध इसका उदाहरण है। उपाध्याय जी के निबंधों में प्रगतिवादी विचारधारा का भी उन्मेष है। मैं मजदूर हूँ निबंध में उन्होंने मजदूर के प्रति अपनी विशेष सहानुभूति व्यक्त करते हुए लिखा है, मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोदकर तांबा, तीन सोना, चांदी, लोहा, कोयला, हीरा निकाला, पाताल में घुसकर जब तपता दिन नरक की रीतियों की अंधियारी लिए उन खानों में उतरता मैं, पत्थर काटता होता, अपने मालिकों के लिए सोना निकालता होता, सोना जो मेरे लिए न था उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। भाषा शैली की बात कर लें, उपाध्याय जी की भाषा तत्समक प्रधान है। उसमें संस्कृत के शब्द खूब प्रयुक्त हुए हैं। इनके साथ भी उर्दू फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हैं। यथा, मेहनत कश,
मजदूर, गजब आदि। इनकी भाषा प्रभावपूर्ण, सरस एवं भावपूर्ण है। इनके शब्द चयन एवं वाक्य विन्यास में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है। शैली की बात कर लेते हैं। उपाध्याय जी की शैली भावात्मक, गणवेशात्मक एवं विवेचनात्मक। इनकी भावात्मक शैली गद्य में भी पद्य में जैसा आनंद उत्पन्न करती है। ये छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा भावों को प्रवाहित करते हैं। कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए, पर मैं कंधे नहीं डालता, न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा। साहित्य में स्थान। ललित निबंधकारों में उपाध्याय जी का श्रेष्ठ स्थान है। ये भारतीय अतीत के उद्गाता तथा हिंदी उन्नायक साहित्यकार हैं। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।